पिछले क्लास में बताए थे वेक्टर का इंट्रोडक्शन ना, कि वेक्टर में कौन कौन से टाइप्स होते हैं वेक्टर के, नल वेक्टर, यूनिट वेक्टर ना। आज हम बात करेंगे पोजीशन वेक्टर का। अगर आप टाइप्स पढ़ लिए ना और उसमें से कुछ और भी पार्ट पढ़ाए थे पिछले क्लास में, वो सारे पार्ट अगर पढ़ लिए तो आपका 10.1 का आपका कंप्लीट हो गया। अब हम बात करेंगे पोजीशन वेक्टर, यूनिट वेक्टर, इसमें जितने भी पार्ट हैं, ये पार्ट बहुत ईजी पार्ट है, आप समझ सकते हैं। बस जो बताएंगे उसको आप ध्यान से सुनिएगा। यहाँ पे कहता है आपका पोजीशन वेक्टर। अब पोजीशन वेक्टर में डायग्राम जो है वो इस फॉर्मेट में रहता है। ये इस फॉर्मेट में रहता है, इसमें एक्स होते हैं। एक्चुअल में एक्स उस पर रहता है ना, अब किताब के अकॉर्डिंग इस यहाँ पे एक्स रखा है, इस पे एक्स होता है और इस पे वाई होता है, इस पे जेड होता है ना। अब ये एक्स में आई होते हैं, इस वाई पर जे होता है ना, और ये जेड पर के होता है। ये ओरिजिन है आपका ना। अब कहता है ये कि पोजीशन वेक्टर एक यहाँ से एक पार्ट निकलता है। अब एक पार्ट यहाँ से निकला, ऐसे तो लिख नहीं सकते हैं। इसको लिखने का तरीका है कि आप क्या करो कि यहाँ से फर्स्ट क्वाड्रेंट के फॉर्मेट में इस तरह से डाल दो। ये आपका पोजीशन वेक्टर, ये P पर X होता है, Y होता है और ये Z होता है। ये आपका ओरिजिन है, ओरिजिन पर 0 0 0 रहता है, इसको हम लोग O मान लेते हैं। याद रखना पोजीशन वेक्टर में जो आप इनिशियल पॉइंट O लेंगे, आपको पता है टर्मिनल पॉइंट P होगा, यहाँ पे ये P O है, तो इसको लिखने का तरीका है OP वेक्टर, या आप इसको लिख सकते हैं R वेक्टर। पोजीशन वेक्टर को लिखने का दो तरीका है, या तो OP वेक्टर लिख दो या तो R वेक्टर लिख दो, बात बराबर हो जाएगा। अब यहाँ पे समझने का ये प्रयास करेंगे हम कि P वेक्टर क्या आएगा। तो P पॉइंट क्या है, पॉइंट देख लो। तो पॉइंट P जो है वो आपका है X, Y और Z। जब इसको हम वेक्टर के फॉर्मेट में कन्वर्ट करेंगे तो आएगा P वेक्टर। और P वेक्टर जो है वो किस फॉर्मेट में आएगा वो थोड़ा सुनो। जो भी X, Y और Z का फॉर्मेट होता है ना, उसमें कंपोनेंट्स डालते हैं। जैसे X में I होता है तो I डाल देते हैं एक्स्ट्रा में, क्योंकि I डिफाइन करता है कि वो X का पार्ट है। उसी तरह से Y के कोफिशिएंट में J डालेंगे, और ये Y के कोफिशिएंट में J डिनोट करेगा कि ये Y का पार्ट है। मानो इसमें एलिमेंट्स आ जाए 1 2 3, अब 1 + 2 1 डाल देंगे। 1 कैसे पता चलेगा ये X का एक Y है, इसलिए 1 के पीछे डाला जाता है, या 1 का कोफिशिएंट डाला जाता है I। अब ये I शो कर देगा कि I का जो कोफिशिएंट है वो X का है। यहाँ पे करेंगे क्या, X है तो हम मानेंगे यहाँ पे XI, और ये I शो कर देगा ये X का पार्ट है। यहाँ पे हो जाएगा YJ, और यहाँ पे हो जाएगा ZK। यानी बात समझ में आ गया कि P वेक्टर जो होता है ना, P वेक्टर का जो फॉर्मेट है वो XI + YJ + ZK का फॉर्मेट होता है। अब कहता है कि पोजीशन वेक्टर, हम बोले भी तुरंत, कोई भी वेक्टर का जो डिनोट करते हैं वो इनिशियल टू टर्मिनल का फॉर्मेट रहता है। तो OP वेक्टर, तो हम अगर O की भी बात करें, O वेक्टर का भी, क्या हम O वेक्टर को भी तो इस तरह से लिख सकते हैं, क्योंकि पॉइंट 0 0 0 है, तो हम बोलेंगे 0I + 0J प्लस में 0K ना। अब हम यहीं पे बात कर देते हैं, जब हम OP वेक्टर की बात करेंगे तो आपको याद रखना है, जब भी OP वेक्टर की बात हो तो OP वेक्टर में इनिशियल पॉइंट O है और टर्मिनल पॉइंट आपका P है। तो OP वेक्टर में P वेक्टर माइनस O वेक्टर, इनिशियल वेक्टर माइनस टर्मिनल वेक्टर, टर्मिनल वेक्टर माइनस इनिशियल वेक्टर होता है। तो यहाँ पे हो जाएगा P वेक्टर माइनस O वेक्टर। ये आपको याद रखना है। जो पोजीशन वेक्टर में OP वेक्टर आता है वो फाइनल वेक्टर माइनस इनिशियल वेक्टर होता है। फॉर एग्जांपल, अगर आपके सामने एक क्वेश्चन आ जाए जैसे AB वेक्टर, तो AB वेक्टर को कैसे लिखोगे, लिखोगे B वेक्टर माइनस A वेक्टर। ये लिखने का जो तरीका है, इस तरीका को हम लोग कहते हैं पोजीशन वेक्टर। अब ये OP वेक्टर लिखने का तरीका है। अब हम अगर OP वेक्टर यहाँ से अगर हम निकालें, बताओ तो P वेक्टर क्या दिया हुआ है, XI YJ, अब प्लस में ZK, अब माइनस O वेक्टर 0I 0J और 0K ना, 0K डालेंगे।
अब बताओ तो इसमें से कुछ भी पार्ट अगर डालेंगे तो x में से 0 आएगा तो x ही बचेगा, आएगा xi प्लस वाई जे अब प्लस में z के, ये आपका पार्ट हो गया। ये निकला आपका ओपी वेक्टर, ये ओपी वेक्टर आपका निकल गया कि एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। मानिए फिल कीजिए अगर ओरिजिन पे नहीं रहता, कोई अगर पॉइंट रहता ए बी सी तो हो जाता है एक्स माइनस ए आई वाई माइनस बी जे जेड माइनस सी के ना, जो भी पार्ट हो। अब कहता है ये तो आपका पोजीशन वेक्टर हो गया। अब इसका कहता है मापांक ज्ञात करने के लिए जो पोजीशन वेक्टर का जो मापांक आता है ना, ये मापांक यहाँ पे अगर हम लिखें तो समझने का प्रयास कीजिएगा। इसका जब हम मैग्नीट्यूड की बात करेंगे तो ओपी वेक्टर है, ओपी वेक्टर का मापांक इस फॉर्मेट में लिखा जाता है और मापांक निकालने का रूल है कि जो भी आई का कोफिशिएंट है उसका स्क्वायर कर दीजिए। तो आई का कोफिशिएंट यहाँ पे एक्स है, एक्स का होल स्क्वायर कर दोगे, बीच में आपको प्लस ही डालना है। वाई का कोफिशिएंट जे का कोफिशिएंट वाई है तो वाई का होल स्क्वायर कर दोगे और प्लस में के का कोफिशिएंट जेड है, जे का कोफिशिएंट जेड के का कोफिशिएंट जेड है तो यहाँ पे लिखोगे जेड का होल स्क्वायर। ये निकालने का तरीका हुआ मापांक, याद रखिएगा थोड़ा, ये भी फॉर्मेट। ये आपका पोजीशन वेक्टर हुआ पी वेक्टर, कोई भी पॉइंट है उसका वेक्टर निकालने का ये रूल हुआ। वहाँ से हम लोग एक फार्मूला और भी सीख लिए, ओपी वेक्टर, पी वेक्टर माइनस ओ वेक्टर होता है और इसका वैल्यू निकाल लिए, इसका मापांक भी निकाल लिए। ये इस पूरे फॉर्मेट को हम लोग कहते हैं पोजीशन वेक्टर। मैं फिर से एक बार रिपीट करता हूँ, पोजीशन वेक्टर में एक अल्टरनेटिव पार्ट होता है जो तीनों एक्सिस के प्रोजेक्शन पे होता है, तीनों एक्सिस को प्रोजेक्ट करता है। और याद रखना एक और पार्ट इसमें अगर हम ऐड करने की बात करें, एक और पार्ट ऐड कर सकते हैं कि जो पोजीशन वेक्टर होता है वो x के साथ अल्फा एंगल बनाता है, y के साथ बीटा एंगल बनाता है और z के साथ जो है ये गामा एंगल बनाता है, अल्फा बीटा और गामा। ये छोटा सा इंफॉर्मेशन है, इसके आधार पे एक दो क्वेश्चन देख लेंगे अपना। पोजीशन वेक्टर एक क्वेश्चन देख लेते हैं, जैसे क्वेश्चन कुछ भी आ सकता है। जैसे एक क्वेश्चन है, एक फिगर से ही देख लेते हैं। यहाँ पे रहेगा जैसे मानो ए है, ए दिया हुआ 1 2 3 है ना, और यहाँ पे दिया हुआ बी और बी है आपका 4 5 और 6। कहता है कि पोजीशन वेक्टर इसका बताइए क्या होगा। जब भी हम पोजीशन वेक्टर की बात करेंगे तो मतलब ए इनिशियल पॉइंट बी टर्मिनल पॉइंट यानी ए बी वेक्टर, एक्चुअल में वो ए बी वेक्टर पूछ रहा है हाँ? तो पोजीशन वेक्टर उसका मापांक दोनों चीज़ की बात करेंगे। तो पहले हम ए वेक्टर पॉइंट से देख लेते हैं क्या होने वाला है। जब हम ए की बात करेंगे तो बताओ तो ए कितना है, ए 1 2 3 है और आपका बी कितना है, तो बी है आपका 4 5 और 6। तो हम पहले ए वेक्टर निकाल लेते हैं। तो बताइए ए वेक्टर क्या होगा, 1i प्लस में 2j प्लस में 3k है ना। और बी वेक्टर क्या हो जाएगा, तो बी वेक्टर हो जाएगा 4i प्लस 5j प्लस में 6k। अब हम निकालते हैं इनिशियल टू टर्मिनल वेक्टर, तो हो जाएगा ए बी वेक्टर। यहाँ से ए बी वेक्टर निकालते हैं तो बताओ तो ए बी वेक्टर में इनिशियल वेक्टर कौन है, ए, और टर्मिनल वेक्टर बी, तो बी टर्मिनल वेक्टर माइनस इनिशियल वेक्टर, ये याद रखना है आपको। बताइए तो बी वेक्टर कितना है, तो 4i प्लस 5j प्लस में 6k माइनस ए वेक्टर कितना है, तो 1i प्लस में 2j प्लस में 3k है ना। अब एक एक करके घटाते हैं तो i के साथ जाएगा तो हो जाएगा 4 माइनस 1i प्लस 5 माइनस 2j प्लस 6 माइनस 3k। बताइए तो कितना हो जाएगा, 4 में से 1 जाएगा 3i प्लस 3j और प्लस में 3k हो जाएगा। ये आपका आ गया ए बी वेक्टर। जब हम मैग्नीट्यूड की बात करेंगे तो बताओ तो मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी वेक्टर हो जाएगा ए बी वेक्टर का जो मापांक है हो जाएगा √3 का स्क्वायर 9, यहाँ भी 9 और यहाँ भी 9, यानी √27। 27 का मतलब 3√3,
क्या बात समझ में आया? किसी भी नॉर्मल वेक्टर का जो पोजीशन वेक्टर और उसका जो मापांक है वो किस तरह से निकलता है। आगे हम बात करते हैं यूनिट वेक्टर का। तो यूनिट वेक्टर के फॉर्मेट में आपको हम छोटा सा इन्फॉर्मेशन इंट्रो में ही बता दिए थे कि किसी वेक्टर का वो पार्ट जिसका मापांक 1 हो उसको हम लोग कहते हैं यूनिट वेक्टर ना, और फिगर से भी बताए थे। आज यूनिट वेक्टर निकालना सिखाएंगे कि किस तरह से यूनिट वेक्टर निकाला जाता है। याद रखना बोर्ड के व्यू से ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्या बोल सकते हैं, मात्रक सदिश। तो देख लीजिएगा मात्रक सदिश क्या होता है, इंपॉर्टेंट है। देखो कुछ ए वेक्टर मानो एक दिया हुआ है एक्स आई प्लस में वाई जे प्लस में जेड के, है ना, और कहता है इस वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकालना है। कोई भी वेक्टर दिया रहेगा 2y प्लस 3j प्लस 5k, कहेगा इसका यूनिट वेक्टर बताइए क्या होगा। तो आप क्या करना, तुरंत उस वेक्टर का पहले मापांक निकाल लेना। तो बताओ तो ए वेक्टर का मापांक कितना हो जाएगा, रूट अंडर आई का कोफिशिएंट का स्क्वायर तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर, जे का कोफिशिएंट का स्क्वायर तो हो जाएगा वाई स्क्वायर, और यहाँ पे हो जाएगा जेड स्क्वायर। याद रखना मापांक निकालने में बच्चे गलती करते हैं, बीच में माइनस डाल देते हैं। अगर ये मानो यहाँ पे माइनस जेड रहता तो यहाँ प्लस नहीं डालना है, यहाँ पे माइनस डालना है। तो यहाँ से ए वेक्टर का जो मापांक आया वो आ गया रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस में जेड स्क्वायर। एक फार्मूला याद रखना है, मापांक के लिए बताए थे किसी वेक्टर किसी भी नॉर्मल वेक्टर के ऊपर में कैप डाल दो, ए कैप, तो यहाँ से हो जाएगा ए कैप बराबर ए वेक्टर अपॉन मापांक ऑफ ए वेक्टर। ये मैग्नीट्यूड किसी भी वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकालने का ये फॉर्मूला है कि ए कैप बराबर ए वेक्टर अपॉन मापांक ऑफ ए वेक्टर। अब इसकी सहायता से हम अप्लाई करते हैं यहाँ पे। देखिए तो ए कैप का ए कैप, ए कैप का ए कैप, ए वेक्टर के स्थान पे डालेंगे एक्स आई प्लस में वाई जे प्लस में जेड के, और इसका मापांक बताइए कितना हो जाएगा, तो रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर प्लस में जेड स्क्वायर। अगर हम यहाँ से ए कैप की बात करेंगे तो हो जाएगा एक्स बाई रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर आई वाई बट्टा रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर जे, समझ रहे होंगे आप लोग, जेड बट्टा रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर के। ये हो गया इस वेक्टर का यूनिट वेक्टर। किसी भी नॉर्मल वेक्टर का जब हम यूनिट वेक्टर निकाल लेते हैं तो यूनिट वेक्टर निकालने के साथ साथ उसमें जो आई जे और के का कोफिशिएंट होता है उस फॉर्मेट को हम लोग एल एम और एन कहते हैं, जिसको हम लोग डायरेक्शन कोसाइन कहते हैं। और जो नॉर्मल वेक्टर होता है उसमें आई का कोफिशिएंट, जे का कोफिशिएंट और के का जो कोफिशिएंट आता है उसको हम लोग बोलते हैं डायरेक्शन रेशियो, जो नॉर्मल वेक्टर है। याद रखना इसमें कि नॉर्मल वेक्टर में आई जे और के का कोफिशिएंट डायरेक्शन रेशियो, और यूनिट वेक्टर का आई और जे और के का कोफिशिएंट डायरेक्शन कोसाइन कहलाता है। डायरेक्शन रेशियो को ए बी और सी से निरूपित करते हैं और डायरेक्शन कोसाइन को एल एम और एन से निरूपित करते हैं। मतलब क्या, अभी जस्ट निकाले हैं, ए वेक्टर आपके सामने आया था एक्स आई प्लस वाई जे प्लस में जेड के, और अभी यूनिट वेक्टर क्या निकाले थे, यूनिट वेक्टर आया था एक्स बट्टा रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस में जेड स्क्वायर आई कैप प्लस वाई बट्टा रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर जे कैप प्लस जेड बट्टा रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर के कैप। यही लिखे थे वहाँ पे। अब इसमें दो बात, पहला ये है कि डायरेक्शन रेशियो, ये डायरेक्शन रेशियो क्या होता है ना, तो डायरेक्शन रेशियो आपको ये देखना है कि नॉर्मल वेक्टर, ये आपका नॉर्मल वेक्टर, ये आपका यूनिट वेक्टर है। तो कहता है नॉर्मल वेक्टर में आई और आई जे और के का जो कोफिशिएंट आता है उसको हम लोग डायरेक्शन रेशियो कहते हैं। और याद रखना डायरेक्शन रेशियो को ए बी सी से निरूपित करते हैं। बताओ ए का मान कितना, ए का मान एक्स हो जाएगा, बी का मान वाई हो जाएगा और सी का मान जेड हो जाएगा। ये आपका डायरेक्शन रेशियो है। जब हम सेकेंड नंबर की बात करें डायरेक्शन कोसाइन,
तो कोसाइन में क्या होता है, अच्छा डायरेक्शन। जब हम डायरेक्शन कोसाइन की बात करें तो याद रखना डायरेक्शन कोसाइन को एल, एम और एन से निरूपित करते हैं और ये किसी यूनिट वेक्टर का होता है। तो यहाँ से बताओ, तो ये आई का कोफिशिएंट है, ये आपका जे का कोफिशिएंट है और ये आपका के का कोफिशिएंट है। याद रखना आई का कोफिशिएंट को एल, जे का कोफिशिएंट को एम और के कोफिशिएंट को एन बोलेंगे। तो यहाँ से बताइए, तो एल बराबर क्या हो जाएगा, एक्स बट्टा रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। एम का मान आएगा वाई बट्टा रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर और एन का मान आएगा जेड बट्टा रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ये आपका यूनिट वेक्टर का पार्ट है, ये नॉर्मल वेक्टर का पार्ट है। शायद इतना आप लोग समझ चुके होंगे। दो चीज़ पढ़े अभी, पोजीशन वेक्टर का मापांक, यूनिट वेक्टर किस तरह से निकाला जाता है। इसका एक क्वेश्चन आप देख लीजिए, नॉर्मल क्वेश्चन आता है। यहाँ से कहेगा क्या, यदि सदिश 2y प्लस 3j प्लस में 5k हो तो मात्रक सदिश एवं दिक् कोसाइन ज्ञात करें। ये क्वेश्चन आता है, याद रखना। ये मात्रक सदिश का मतलब है यूनिट वेक्टर और दिक् कोसाइन जो है उसका मतलब होता है डायरेक्शन कोसाइन, है ना। अब ये दो पार्ट निकालना है, तो आपको पता है कि नॉर्मल जो वेक्टर दिया है उसको आप लिख लीजिए। तो ए वेक्टर कितना दिया हुआ है, ये क्वेश्चन था और यहाँ पे आप आंसर लिख रहे हैं। तो ए वेक्टर है आपका 2y प्लस में 3j प्लस में 5k, ये आपका नॉर्मल वेक्टर है। इस वेक्टर का पूछा यूनिट वेक्टर कितना होगा, तो बताओ। जो भी वेक्टर लिखा रहेगा उस वेक्टर का जस्ट निकालेंगे क्या जी, मापांक। तो हो जाएगा ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड रूट अंडर 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25, 25 4 29 और 9 रूट अंडर 38। ये आपका ए वेक्टर का मापांक आ गया। अब हम निकालेंगे ए कैप। ए कैप होता है ए वेक्टर अपॉन मापांक ऑफ ए वेक्टर। ये फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे यहाँ पे, तो हो जाएगा ए कैप ए वेक्टर जो क्वेश्चन दिया गया वही हुआ 2y प्लस 3j प्लस 5k और मापांक ऑफ ए वेक्टर भी जस्ट निकाले रूट अंडर 38। आप करोगे क्या, अलग अलग इसको तोड़ लोगे। यहाँ से ए कैप बताइए कितना हो जाएगा, ए कैप होगा 2 अपॉन रूट अंडर 38i प्लस 3 अपॉन रूट अंडर 38j प्लस में 5 अपॉन रूट अंडर 38k। ये निकल गया आपका यूनिट वेक्टर, पहला आंसर आ गया। सेकेंड कहता है कि दिक् कोसाइन ज्ञात करें। आपको हम बताए यहाँ से आप दो पार्ट और भी निकाल सकते हैं। एक पहला डायरेक्शन रेशियो ना, डायरेक्शन रेशियो जिसको हम लोग बोलते हैं दिक् अनुपात। दिक् अनुपात भी निकाल सकते हैं। कैसे, तो बोले नॉर्मल वेक्टर का जो आई जे और के का कोफिशिएंट उसको हम लोग दिक् अनुपात कहते हैं। तो जिसको हम लोग ए बी सी से निरूपित करते हैं। तो बताओ ए का मान कितना 2, बी का मान 3 और सी का मान 5 हो जाएगा। और सेकेंड डायरेक्शन कोसाइन की बात करें, जो डायरेक्शन कोसाइन है वो आप देख लीजिए क्या होगा। इसका मतलब हो गया दिक् कोजया कोसाइन, जो बोलिए लिख लीजिए दिक् कोसाइन। दिक् कोसाइन बोले कि यूनिट वेक्टर में आई जे और के का कोफिशिएंट। तो यहाँ से बताओ एल का मान कितना, एल का मान हो गया 2 अपॉन रूट अंडर 38, एम का मान 3 अपॉन रूट अंडर 38 और एन का मान 5 अपॉन रूट अंडर 38, है ना। और इस प्रकार से आप पोजीशन वेक्टर और यूनिट वेक्टर निकाल सकते हैं। ये दोनों का दोनों पार्ट बोर्ड के व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है ना। इतना आप लोग कवर कर लीजिएगा, आगे बात अगले लेक्चर में होगी। आगे वही दो पार्ट है, एक डॉट प्रोडक्ट दूसरा क्रॉस प्रोडक्ट, है ना। तब तक के लिए मैं शुभम झा, जय हिंद।